हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 विच इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का पार्ट 2 करेंगे। ओके, सो विल ट्राई टू फिनिश ऑफ द चैप्टर इन 3 to 4 सीक्वल्स। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब द चैनल, इट मींस अ लॉट टू मी। एंड विदाउट any further ado, let's get into it. Yeah. So we left off over here, so we'll start off with here only from today. Documents required to be submitted. Now this is the most important part of the chapter and आपको इस पे बहुत ज़्यादा concentrate करना है. So let's begin. First of all, most important document is the memorandum of association. Memorandum of association is the most important document as it defines the objectives of a company. No company can legally undertake activities that are not contained in the memorandum of association. So memorandum of association जो है वो एक कंपनी का सबसे ज्यादा important document होता है and कोई भी कंपनी वो काम नहीं कर सकती जो कि memorandum of association में नहीं लिखा होता। ठीक है, ये जो है objectives define करता है कि कंपनी क्या क्या करना चाहती है, कंपनी की एम क्या है। तो जो भी चीज memorandum of association में मेंशन नहीं है वो कंपनी हरगिज नहीं कर सकती। As per the section 2 subsection 56 of the Companies Act 2013, memorandum means the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any company of any previous company law of this act. The memorandum of association with different clauses which are as follows. So Companies Act के तहत जो है इसकी definition ऐसे दी है कि ये ओरिजिनली फ्रेम्ड डॉक्यूमेंट है या फिर हम इसको टाइम टू टाइम ऑल्टर भी करा सकते हैं अंडर द privileges given by the Companies Act. मतलब Companies Act जितना हमें अलाउ करती है, जिस हिसाब से हमें अलाउ करती है, हम इसे सिर्फ उतना ही ऑल्टर करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज होते हैं, डिफरेंट सब पार्ट्स होते हैं, यू कैन सी। सो देखते हैं क्या है वो। सबसे पहला तो जो है वो है हमारे पास नेम क्लॉज। ठीक है, the name clause. This clause contains the name of the company with which the company will be known, which is all being already approved by the registrar of the company. हमने देखा कि प्रमोटर का थर्ड स्टेज में ही ये काम आता है कि उसको नेम अप्रूव कराना है। तो नेम अप्रूवल जो है हमारा डॉक्यूमेंट्स वाले स्टेप से पहले ही हो जाता है। तो नेम क्लॉज में हम क्या लिख देते हैं, हमारी कंट्री, हमारी कंपनी का नाम, जिस नाम से हमें पूरे लोग, जितने भी लोग हैं, जाने चाहिए। Now comes registered office clause. This clause contains the name of the state in which the registered office of the company is proposed to be situated. The exact address of the registered office is not required at this stage, but the same must be notified to the registrar within the 30 days of the incorporation of the company. So they are saying कि इस clause में हमने कम से कम स्टेट का नाम तो दे ही देना है कि यहाँ हमारे स्टेट, हमारा हेडक्वार्टर्स या हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस इस स्टेट में होगा। इट कैन बी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एनी स्टेट। आपको स्टेट बताना है, एग्जैक्ट जो एड्रेस है वो आपको इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए उसके 30 डेज के अंदर अंदर ही आपको बताना होगा। मतलब फिलहाल के लिए आपको ये बताना स्टेट एग्जैक्ट एड्रेस, आपको स्टेट मेंशन करके दे। ओके, नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज। This is probably the most important clause of the memorandum. It defines the purpose for which the company is formed. A company is not legally entitled to take an activity which is beyond the objects stated in this clause. Obviously, memorandum of association बना ही इसलिए कि कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव स्टेट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ ऑब्जेक्टिव स्टेट होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। इसमें हमें पर्पस पता चलता है कि कंपनी फॉर्म क्यों की गई है। एंड कंपनी जो है कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती, लीगली नहीं कर सकती, इलीगली तो कुछ भी कर सकती है, बट लीगली कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो कि ऑब्जेक्ट के, मतलब इन ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जा रहा है। The main object for which the company is formed are listed in this subclause. मतलब सबसे ज्यादा जो मेन ऑब्जेक्ट है जिनके लिए हम कंपनी बना रहे हैं वो यही चीज होगी। It must be observed in an act which is either essential or incidental for the attainment of the main objects of the company is deemed to be
valid although it may not have been stated explicitly. हाँ, अब बिल्कुल छोटे से छोटा हम ऑब्जेक्टिव इसमें स्टेट नहीं कर सकते ना, तो ये कहते हैं कि अगर हम कोई ऐसी चीज लिखी जिससे ऑब्वियस बनता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, तो जैसे कि सपोज कर लो हमने उसमें मेंशन कर दिया कि हम मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में कि वी प्रिपेयर मेडिसिन, तो ऑब्वियस सी बात है अब अगर जो मेडिसिन जिस कवर में आती है, जिस पैकेट में आती है, वो कंपनी कोई बाहर से थोड़ी ना इम्पोर्ट करवाएगी, वो भी तो कंपनी साथ में ही बनाएगी। तो अगर हमने लिखा है कि विल प्रोड्यूस मेडिसिन, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसके लिए वो कवर भी प्रोड्यूस कर ही सकते हैं, वो इनलीगल नहीं माना जाएगा। तो ये चीज है कि डायरेक्ट स्टेटेड ना हो, बट अगर मेन ऑब्जेक्ट के साथ उसके अटेनमेंट वैलिड है कि हाँ ये तो होएगा ही, तो इसको स्टेट करना कोई ऐसा कुछ गलत नहीं है। तो जरूरी है बहुत छोटा छोटा रीजन भी हो, मेन आप लिखो। नेक्स्ट इज द लायबिलिटी क्लॉज। Liability, this clause limits the liability of the members to the amount unpaid on the shares owned by them. Yes. So वो कह रहे हैं कि इस क्लॉज में स्टेट होता है कि हम लाइबिलिटी जो है हम अपने मेंबर्स की वो उस हिसाब से रखेंगे कि जितने उन्होंने शेयर्स नहीं पे किए अभी तक। जैसे कि सपोज कर लो कंपनी जो है 1000 शेयर्स परचेज कर रही है, अगर एक शेयर होल्डर ने 1000 शेयर्स परचेज किए ₹10 के, ठीक है, तो उसको 10,000 पे करना, जिसमें से उसने 6 पर शेयर ऑलरेडी पे कर दिया, मतलब उसने 6000 पे कर दिया, तो उसकी लायबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू ₹4 पर शेयर, उसको 4000 रुपीज ही पे करनी है। द कंपनी कैन नॉट इवन आस्क फॉर 4001 रुपीज फ्रॉम दैट पर्सन। 4000 मीन 4000, मतलब अगर उसने 10,000 के शेयर्स इशू किया तो 10,000 से ₹1 ज्यादा, 1 पैसा ज्यादा भी कंपनी इससे नहीं मांग सकती। Thus, even in the worst case, he or she may be called upon to pay ₹4,000 only. Company डूब जाए, company बंद होने की कगार पे आ जाए, but they cannot ask the shareholder to pay more than what they have subscribed to. Next is the capital clause. Capital clause. This clause specifies the maximum capital which the company will be authorized to raise through the issue of the shares. यहाँ पे हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल ना, कैपिटल जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, वन इज एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा जो हमारा कैपिटल होता है वो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, एंड जो तीसरा कैपिटल होता है वो एक बार लेट मी कंफर्म, बिकॉज़ उसमें थोड़े चेंजेस आए हैं लेटली। हाँ, हो रहा भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो लेट्स नॉट गो डीप इनटू इट। ऑथराइज्ड होता है, सब्सक्राइब होता है, एंड अभी रहने दो फिलहाल के लिए। चलो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है हमारा? ऑथराइज्ड कैपिटल वो होता है जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैपिटल इशू करवा सकती है। मतलब सपोज कर लो हमने लिखा कि हम 10 रुपीज के सॉरी 10 लाख के 100 शेयर इशू करेंगे, तो मतलब कितनी मैक्सिमम कैपिटल होगी कंपनी की? 10 करोड़। मतलब वो 10 करोड़ से ऊपर पब्लिक से नहीं मांग सकती थ्रू शेयर्स या थ्रू एनीथिंग, ठीक है। The authorized share capital of the proposed company, along with its division in the number of shares having a fixed face value specified in this clause. हमें टोटल कैपिटल बनानी थी, जैसे 10 करोड़ की मैंने टोटल कैपिटल रखी, एंड कितने शेयर्स इशू होंगे, कितने कितने के शेयर्स इशू होंगे, तो वो हमें अकॉर्डिंगली बताना पड़ता है। जैसे कि एक कंपनी ने कहा कि 25 लाख हमारी ऑथराइज कैपिटल है, एंड उन्होंने कहा कि हम 10 रुपीज ईच का शेयर रखेंगे, 2.5 लाख शेयर्स इशू, तो ये सब चीजें हमें अपने कैपिटल क्लॉज में मेंशन करनी होती है। The said company cannot issue share capital in excess of the amount mentioned in this clause. So 25 lakh से वो 25 lakh 1 rupees भी issue नहीं करवा सकते। The signatories of the memorandum of association state their intention to be associated with the company and give their undertaking to subscribe the shares mentioned against their names. Yes, जितने भी signatories होते हैं जो कि promoter select करता है, वो memorandum of association को sign करते हैं एंड बताते हैं कि हम कंट्री से हम कंपनी से किस रिलेटेड जुड़े, हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है या हम कंपनी के अकाउंटेंट है या व्हाटएवर, तो वो अपना कंपनी से रिलेशन स्टेट करते हैं एंड शेयर्स इशू करते हैं वो, ठीक है।
बट आज की डेट में ये क्वालिफिकेशन शेयर्स जो है ये नेसेसरी नहीं है. नाउ नेक्स्ट, the memorandum of company shall be in respective forms specified in table A, B, C, D, and E as in schedule 1 as may be applicable to such company. So ये forms of memorandum of association दिया हुआ है कि हम कंपनी की कैसे लिमिटेड करा रहे हैं, क्या क्या लाइबिलिटी लिखी है. हमने लाइबिलिटी बाय शेयर्स लिखी है, लिमिटेड बाय गारंटी लिखी है, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी लाइबिलिटी की बेसिस पर होती है. वी डोंट नीड टू गो डीप इनटू इट. हम लिमिटेड बाय शेयर्स ही रखते हैं. ठीक है. The memorandum of association may be signed by at least 7 persons in case of a public company and 2 persons in case of a private company. Yes. तो अगर हमारी तो है गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी, नॉट गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी, तो हम जो है 2 पर्सन, हमें 7 पर्सन से साइन करवाने पड़ेंगे. फिर हमारी प्राइवेट कंपनी तो हमें सिर्फ 2 पर्सन से अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन कराएंगे. एंड एक कॉपी जो है इट इज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर. Now next, articles of association. Articles of association are the rules regarding the internal management of the company. These rules are subsidiary to the memorandum of association and hence should not contradict or exceed anything stated in the memorandum of association. Yes. So हमारा जो memorandum of association था, it explained us the objects. मतलब एक तरह से वो बाहर वालों के साथ रिलेशन कि हम बाहर वालों को क्या फैसिलिटीज या क्या प्रोडक्ट्स या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे. बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो ऑपोजिट है. वो बिल्कुल ऑपोजिट है. एंड वो इंटरनल मैटर्स के बारे में बताता है कि हमारी कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगी. ये जो रूल्स होते हैं, इसमें जो रूल्स मेंशन किए होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ये जो होते हैं हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सिडरी होते हैं. मतलब उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से चलना पड़ता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब्सिडरी है. मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से चलना पड़ेगा. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है हम उसको काट नहीं सकते इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में. ठीक है. According to section 2 subsection 5 of the Companies Act 2013, articles mean the article of association of a company as originally framed as altered from time to time and applied in pursuance of any previous company or law. This act same चीज है कि हम वही वाला आर्टिकल मान के चलेंगे जो किया तो शुरू से आ रहा है या फिर बीच में चेंज हुआ. ठीक है. The articles of a company shall be in respective forms as specified in table F, G, H, I, and J in schedule 1 as many be applicable to such company. So किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो हमें टेबल F, G, H, I, J में लिखा हुआ है. सेम वही आर्टिकल में भी हमने वही लिमिटेड है ना. ये थोड़ी ज्यादा टेक्निकल टर्म है. दिस विल गो अगर तुम इफ यू ऑप्ट फॉर CS और इफ यू ऑप्ट फॉर कॉर्पोरेट लॉ तब तुम्हें ये चीजें देखने को मिलेंगी. नॉट नाउ. However, the companies are free to make their own articles of association, which may be contrary to the clauses of table F, G, H, I, and J. And in that case, article of association as adopted by the company shall apply. तो किसी भी कंपनी के लिए ना ये नेसेसरी नहीं होता कि उसको अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना ही बनाना है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप बना भी सकते हो. प्राइवेट कंपनी के केस में तो आपको बनाना ही पड़ता है. बट इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी देन यू कैन आल्सो अडॉप्ट टेबल F, okay, of the Companies Act. Next is the consent of the proposed directors. अभी हम डॉक्यूमेंट में चल रहे थे. अब एक डॉक्यूमेंट जाता है उसमें हमारा आता है कि हमने जो भी डायरेक्टर्स चूज किए, जो भी डायरेक्टर्स हमने प्रपोज किए थे ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज, उनसे हमने कंसेंट लिखवा के एक देना होता है. अपार्ट फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अ रिटन कंसेंट ऑफ ईच पर्सन named as a director is required, confirming that they agree to act in the capacity and undertake to buy and pay for the qualification shares as mentioned in the articles of association. तो क्वालिफिकेशन शेयर्स जो है हम नीचे अगर स्क्रॉल करें तो ये लिखा हुआ है, to ensure that the directors have some stake in the proposed company,
The articles usually have a provision requiring them to buy a certain number of shares. They have to pay for these shares before the company obtains certificate of commencement. They are also called qualification shares. Now, ये कहते हैं कि क्वालिफिकेशन शेयर्स वो होते हैं जैसे अगर हमने कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमें जो प्रपोज डायरेक्टर्स प्रमोटर ने बताया कि हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ये होंगे, वो देखने के लिए कि उनका कोई स्टेक भी तो होना, वो सिर्फ डायरेक्टर नाम की ना हो, तो वो कहते हैं कि कुछ एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, तुम ये नंबर कितना होगा ये डिपेंड करता है ऑथराइज कैपिटल के ऊपर, तो वो कहते हैं कि तुम ये सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स बाय करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर भी होते हैं मतलब, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपना डायरेक्टर की स्थान हासिल करने के लिए पहले एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स लेने होते हैं, शेयर होल्डर बनना होता है, ठीक है। एंड ये लेने पड़ते हैं उनको बिफोर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आपको तब तक नहीं मिलेगा अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपके क्वालिफिकेशन शेयर्स नहीं लिए, तो उनको लेने पड़ते हैं, ठीक है। बट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 ये प्रोविजन हट चुकी है, ये 1956 के अकॉर्डिंग है। अब अगर कोई कंपनी फॉर्म होती है तो उसके डायरेक्टर्स को नेसेसरी नहीं है कि उन्हें क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने ही लेने हैं, ठीक है, वो बिना शेयर्स लिए भी एक बीओडी बन सकती है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, द कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। तो ये कह रहे हैं कि रिटन कंसेंट हमें हर पर्सन का लेना पड़ता है, एंड ये शेयर्स वाली बात तो यहाँ से हट गई। अब यहाँ से बस हमने रिटन वाला जो है वो कंसेंट लेना है कि हाँ तो हमें अब जो है हर पर्सन का सिर्फ नाम देना होता है, लिखवाना होता है कि हाँ हम कंपनी में अपनी जो भी हमारा स्थान है, हम डायरेक्टर है, हम अकाउंटेंट है, हम कुछ भी है, तो हम उस अकॉर्डिंगली काम करेंगे। मतलब एक प्रपोज डायरेक्टर्स का कंसेंट लेना होता है कि हाँ हम इस कंपनी को स्वीकार करते हैं और इस कंपनी के बीओडी में हम हैं। अब क्वालिफिकेशन शेयर्स वाला कोई सी। Next is the agreement. The agreement, if any, which the company proposes to enter with an individual for appointment as its managing director or whole-time director or manager, is another document which is required to be submitted to the registrar for getting the company registered under the act. तो ये कहते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट जो है कंपनी चाहती है किसी इंडिविजुअल के साथ, किसी को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर बनाने के लिए, ये सब चीजें कंपनी बनने के बाद बनती है, हम पहले नहीं बना सकते, पहले सिर्फ हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना सकते हैं। मतलब जो मैनेजर है या जो भी है वो हम कंपनी फॉर्म होने के बाद ही बना सकते हैं। तो इसीलिए अगर कंपनी कोई ऐसे अपनी तरफ से चाहती है कि हम उनके साथ एग्रीमेंट में आए तो वो उनको पहले मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। Statutory declaration is a declaration stating that all the legal requirements pertaining to the registration have been compiled with this, which is to be submitted to the registrar with the above mentioned documents for getting the company registered under the law. हाँ, तो सारी चीजें lawful हैं. This statement can be signed by an advocate or by a chartered accountant or a cost accountant or a company secretary in practice who is engaged in the formation of a company, and by a person named in the article as a director or the manager or the secretary of the yes. So ये कह रहे हैं कि हमें जो है एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि हमने सारी चीजें मोस्ट उस पे करी हैं, सारी चीजें सच है हमारी तरफ से, एंड ये जो है ये मतलब सारी चीजें चेक करके डाली है हमने, लॉफुल चीजें हैं, कुछ भी अगेंस्ट द लॉ नहीं है। तो ये जो चीज होती है कि हमारी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक एडवोकेट इन प्रैक्टिस या फिर पोस्ट अकाउंटेंट या कोई भी ऐसे जो भी डिग्नेटरीज या मेंशन है उनसे, प्लस एक डायरेक्टर से जो भी हमने प्रपोज डायरेक्टर्स थे उनपे हमने जो उनसे जो हमने पिछले उसमें साइन करा है वो इनको ही साइन करेगा कोई एक। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ फी। Along with the above mentioned documents, the necessary fees has to be paid for the registration of the company. The amount of such fees shall depend on the authorized share capital of the company. जो हमने authorized capital अपनी state करी है अपने कैपिटल क्लॉज में इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसी हमने उस हिसाब से एक फीस डिसाइड करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो हमने पे करनी होती है, उस पेमेंट की रिसीट हमने जो है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ देनी होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ प्रमोटर, कि प्रमोटर के फंक्शन या प्रमोटर की पोजीशन क्या होती है। Promoters undertake various activities to get a company registered and get it to the position of the commencement of the business, but they are neither the agents nor the trustees of the company.
They can't be the agents as the company is yet to be incorporated. Therefore, they are personally liable for all the contracts which are entered by them for the company before its incorporation in case the same are not ratified by the company later on. Also, promoters are not the trustees of the company. तो ये कह रहे हैं प्रमोटर जो है अपनी जी जान लगा देता है कंपनी रजिस्टर करने से कंपनी शुरू होने तक कि बस हमारी कंपनी जैसे जैसे करके शुरू हो जाए. बट इनको हम कंपनी का एजेंट नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी का एजेंट हम तब कहेंगे ना जब कंपनी बन चुकी है. बट अभी तक तो कंपनी बनी ही नहीं होती जब वो प्रमोट कर रहे होते हैं. तो वो एजेंट नहीं हो सकते. ट्रस्टीज भी नहीं हो सकते. वो ट्रस्टी होते हैं ट्रस्टवर्दी पीपल होते हैं जिनसे हम अपनी कंपनी की बातें शेयर कर सकते हैं. बट जब कंपनी बनी ही नहीं है तो हम ना उनको एजेंट बना सकते हैं ना उनको ट्रस्टी बना सकते. तो वो है क्या कंपनी. एजेंट क्यों नहीं बन सकता बिकॉज द कंपनी इज येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड. तो अगर उन्होंने कंपनी फॉर्म करने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो उनके लिए पर्सनली लायबल है. हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी बन गई बनने के बाद भी अगर प्रमोटर ने खुद से कोई कॉन्ट्रैक्ट में आया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी. उसके लिए प्रमोटर पर्सनली लायबल होगा. हाँ, अगर कंपनी जो है उनको रेटिफाई करा देती है मतलब उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने नाम पे ले लेती है तो कंपनी लायबल होगी. अदरवाइज सिर्फ प्रमोटर ही लायबल होगा. Now, promoters of a company enjoy a fiduciary position with the company, which they may not misuse. They can make a profit only if it is disclosed, but must not make any secret profit. In the event of a non-disclosure, the company can resign the contract and recover the purchase price paid to the promoter. It can also claim damages for the loss suffered due to the non-disclosure of material information. तो वो कह रहे हैं कि प्रमोटर जो है कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकता. अगर वो कोई प्रॉफिट कमा रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट से किसी भी अपनी एक्टिविटी से तो उसको कंपनी को पहले बताना पड़ेगा. अगर कंपनी जो है वो नहीं बता रही है कंपनी को नहीं बता रहा है वो तो कोई भी अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे उसका पर्सनल प्रॉफिट हुआ है उसने नहीं बताया और कंपनी को कुछ बुरा सामना करना पड़ा तो कंपनी पूरी की पूरी परचेज करे लीगली प्रमोटर से मांग सकती है कि आपने हमें डिस्क्लोज नहीं किया और अब हमारे साथ ये हो गया. ठीक है. तो कोई भी लॉस होता है कंपनी को कोई भी मिसलीडिंग हो जाती है कंपनी कुछ भी हो जाता है कंपनी को और प्रमोटर ये बात छुपा कर रखता है कि हमने फाइनेंशियल कोई प्रॉफिट कमाया है सीक्रेटली तो प्रमोटर हैज टू पे. Promoters are not legally entitled to claim the expenses incurred during in the promotion of a company. However, the company may choose to reimburse them for the purpose for the pre-incorporation expenses. Yes. तो प्रमोटर जो होते हैं वो लीगली अपना अगर उन्होंने प्रमोशन के टाइम पे कोई भी एक्सपेंसेस इनकर किए कोई भी उनका खर्चा हुआ तो प्रमोटर जो है कंपनी के फॉर्म होने के बाद लीगली मतलब वो कह नहीं सकते कंपनी को कि मेरा खर्चा मुझे वापस दो जो मैंने प्रमोटर प्रमोशन के टाइम पे इतना पैसा लगाया या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कोई एग्रीमेंट में आया तो उससे मेरे इतने पैसे लगे तो मुझे वो वापस करो. नो, लीगली वी कैन नॉट आस्क. कंपनी अपनी मर्जी से को रीइंबर्स कर सकती है फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब प्रमोशन स्टेज के एक्सपेंसेस के साथ. कंपनी की अपनी श्रद्धा है अगर वो उनको रीइंबर्स करे. वैसे तो जनरली कंपनीज कर ही देती है बट प्रमोटर उनसे मांग नहीं सकते उसका कोई हक नहीं बनता लीगली. The company may also remunerate the promoters for their efforts by paying a lump sum amount or commission on the purchase price of property purchased through them or on the shares sold. The company may also allot them shares or debentures or give them an option to purchase the securities at a future date. So companies किसी भी तरीके से उनको reimburse कर सकती है. कंपनी कह सकती है कि हम इस बिल्ड हम जहाँ पे काम कर रहे हैं उसकी कमीशन आपके थ्रू हो जाए शेयर की कमीशन आपके थ्रू हो जाए. मतलब ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है बट कंपनी की अपनी मर्जी है जैसे भी रीइंबर्स कर रहे हो दैट इज देयर विल. बट प्रमोटर लीगली उनसे नहीं मांग सकता कि मुझे मेरा खर्चा वापस दो. फाइन. सो दिस वाज ऑल फॉर द प्रमोशन स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है वो इनकॉर्पोरेशन स्टेज आएगा एंड लास्ट जो हमारा स्टेज होगा वो होगा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. एंड अगली 2 वीडियोस में जो चैप्टर है वो ओवर हो जाएगा. ये तो स्टे ट्यून्ड for all the upcoming sequels. And if you understood even a bit from this video, please don't forget to like the video, share it among your friends at the same age group so that they can also benefit, and don't forget to hit the subscribe button and the bell icon. Okay.
तो विद इन अ डे और टू आपको इसका सीक्वल नंबर 3 भी मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।